सर होस्ट बना दो।
Good morning, everyone. Good morning, sir. चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैंने क्लास को एंड किया था। देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन किया, सेकेंड इटरेशन। जब हम लोग क्या कर रहे थे, मैक्सिमाइज कर रहे थे, याद करिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले मिनिमाइज किया था। ये रहा वो क्वेश्चन, पहले हम लोगों ने मिनिमाइज किया था और मिनिमाइज करने पे वी गॉट द आंसर्स एज x1 बराबर आया था 15, x2 बराबर आया था 5/4, zj आया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन 205। तो अपन को ये समझ में आ गया कि 205 से मिनिमम नहीं हो सकता बिकॉज सीजे माइनस जेडजे में 0 और पॉजिटिव थी, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। इसी प्रॉब्लम को जब मैंने मैक्सिमाइज किया, ठीक है, तो पहला इटरेशन किया, दूसरा इटरेशन किया, जब तीसरे इटरेशन में आया तो हुआ क्या कि मेरे को यहाँ पर देखो थीटा में एक नेगेटिव वैल्यू मिली, ठीक है। आई गॉट वैल्यू ऑफ थीटा एज नेगेटिव। आप लोग बताओ कि थीटा होता क्या है? रिप्लेसमेंट रेशियो। थीटा होता है रिप्लेसमेंट रेशियो। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? जस्ट एक्सप्लेन मी द सिग्निफिकेंस। सर जो थीटा छोटा होता है उसे अपन अंदर ले जाते हैं, मतलब वो तो मेरे को एग्जिट टेक्निक करते हैं। मेथड पता है। एग्जैक्टली व्हाट इज थीटा?
आपको याद होगा कि मैंने आपको वो धोनी कोहली वाले एग्जांपल से बताया Yes, था, sir. यहाँ पर मैंने कहा जे माइनस जेड जो होता है वो एक बॉल पे एक चांस देने पे धोनी या कोहली जितना रन बनाएगा वो होता है। Yes, sir. और थीटा जो होता है वो बताता है कि कौन से वेरिएबल को एग्जिट करने पे धोनी कितनी बॉल खेलेगा। याद आ रही है मेरी बात? Yes, sir. अरे यार, Yes, हाँ sir. सर, Yes, हाँ sir. ठीक है। आ रही है Yes, ना? sir. Yes, sir. 300 वाला Yes, एग्जांपल। sir. यस सर। ये देखो ये है धोनी एक बॉल पे 4 बनाएगा और अगर ये S2 जो भी है रोहित शर्मा आउट हो जाएगा, धोनी 300 बॉल खेलेगा। 300 बॉल खेल के एक बॉल पे 4 Yes, मानेगा, sir. टीम का स्कोर 1200 करेगा। ये आ गया है टीम का स्कोर 1200। आई होप यू रिमेंबर दिस, आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस, ठीक है? Yes, sir. तो अब देखो मैंने आप लोगों को जो सबसे पहला इटरेशन टेबल बनवाया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया है सिंप्लेक्स के अंदर में, उस क्वेश्चन में मैंने आपको एक जगह पे लिखवाया था थीटा। जल्दी से जरा वो पेज निकालो। मैंने आपको क्या लिखाया था, जरा उस पैराग्राफ को जल्दी से रीड कर दो। सर ये वाला थीटा रिप्रेजेंट मैक्सिमम इंक्रीज इन एंटरिंग वैल्यू विदाउट वायलेटिंग रिस्पेक्टिव कंस्ट्रेंट्स। उसको जल्दी से पढ़ो पूरा। पढ़ लिया। पढ़े? यस सर। देखो उसमें आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी that if theta is negative, the intersection is not in the first quadrant and the entering variable can be increased up to infinity without violating the constraint. Let us just understand this point. आखिर ये क्या लिखा है? देखो मैंने आपसे कहा था कि सिंप्लेक्स का जो एल्गोरिथम है वो कौन से क्वाड्रेंट में फंक्शन करेगा? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन करेगा। इसके लिए सिंप्लेक्स ने जितनी भी कंडीशंस लगवाई थी वो सारी कंडीशंस मैंने फुलफिल भी कर दी थी। ये जितने वेरिएबल्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, सबकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट हैंड साइड का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव रहेगा। दैट मींस ऑल द वैल्यूज शुड बी देयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। समझना मेरी बात को, ठीक है? सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। अब जो थीटा है बेसिकली वो क्या बताता है कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कहां मिला। अगर मैं बोलता हूं, समझना मेरी बात को, कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 3x + 4y, जहां से मैं बोलता हूं कि धोनी जो है एक बॉल पे 4 रन बनाता है, तो y जो है जब इसकी वैल्यू मैं 300 पुट करता हूं, थीटा पुट करता हूं, तो मेरे को पता चलता है कि टीम का स्कोर 1200 बनेगा। तो बेसिकली थीटा इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन वर्टाइसेस ऑफ द फिजिबल रीजन। अबे जो फिजिबल रीजन तुमको मिलने वाला है उस फिजिबल रीजन के वर्टेक्स पॉइंट पे ही तो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम वैल्यू चेक करता है, और थीटा बेसिकली फिजिबल रीजन का वर्टेक्स पॉइंट ही बताते चलता है।
मेरे को पता है कि मेरा जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। सिंप्लेक्स को पता है कि भैया हमको सबने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको खेला खिलाएंगे, तो हमको पता है कि हमने भी बोला है सिंप्लेक्स को सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। सिंप्लेक्स ने भी बोला है कि मैं तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करूंगा, फिजिबल रीजन का जो वर्टेक्स पॉइंट है वो आपको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाकर दूंगा। अब कहता है कि अगर थीटा नेगेटिव आ गया, अगर थीटा नेगेटिव आ गया, सुनो मेरी बात, थीटा की वैल्यू कैसे निकालते थे बे? थीटा की वैल्यू निकालते थे b/a से। थीटा की वैल्यू निकालते थे b/a से। अगर थीटा नेगेटिव आ गया तो सिंप्लेक्स बोलता है कि बेटा तुमने चीटिंग कर दिया है, चीटिंग कर दिया तुमने। तुमने बोला था कि सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, सब पॉजिटिव पॉजिटिव दोगे, मैं भी तुमको पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरसेक्शन पॉइंट दूंगा फिजिबल रीजन के वर्टेक्स के, लेकिन मैं तो चीटिंग नहीं कर रहा, मैं तो एल्गोरिथम हूं, तुमने चीटिंग किया है। तुमने बोला था कि सारे वेरिएबल जो है रिस्ट्रिक्टेड है, तुमने कहा था कि सारा जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आया है तो तुमने चीटिंग की है। बट सच्चाई तो ये है कि हमने भी कोई चीटिंग नहीं किया है, हमने भी तो सारा का सारा रूल्स का पलायन करते हुए सारे के सारे कंडीशंस को फुलफिल किया है और यहां तक पहुंचे हैं। तो हो क्या रहा है कि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता तो थीटा की वैल्यू वो नेगेटिव शो करता है। वो इंडिकेट करता है कि भैया मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कुछ नहीं मिल रहा, नेगेटिव वैल्यू शो करके वो ये बोलता है कि शायद किसी और क्वाड्रेंट में तुम्हारा फिजिबल रीजन का जो वर्टेक्स पॉइंट है वो आ रहा है, शायद किसी और क्वाड्रेंट में तुम्हारे फिजिबल रीजन का वर्टेक्स पॉइंट आ रहा है, क्योंकि मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं मिल रहा। तो दोस्तों यहां से कंक्लूजन जो हमको निकालना चाहिए, जो बात हमको कंक्लूड करनी चाहिए वो ये है कि सिंप्लेक्स को तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला नहीं और हमने तो उसको चीटिंग करके धोखा दिया नहीं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा काम होना चाहिए। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इंटरसेक्शन नहीं मिला, मतलब इंटरसेक्शन तो इनफाइनाइट पे जाके हो रहा है ना। अरे कहने का मतलब है कि इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, फिजिबल रीजन जो है वो क्लोज नहीं हो रहा है। फिजिबल रीजन क्लोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कैसा फिजिबल रीजन है? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। अरे मैं तो उम्मीद दूसरे करता हूँ क्वाड्रेंट आप सबको समझ में आ रहा होगा यार। यस सर। सुनो 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 Yes, सुनो, सर तो देखो जरूरी देखो देखो, है यस सर। अरे यार जरूरी कैसे नहीं है यार, सर, क्योंकि जरूरी कैसे नहीं है? सर अपन को तो हेलो, बाउंडेड रीजन चाहिए ना, वो उधर जाके नेगेटिव में भी तो जाके हो सकता है, बस कर्व तू इंटरसेक्ट। अटेंड नहीं किया था ग्राफिकल मेथड वाली क्लास? क्या सर? ग्राफिकल मेथड वाली क्लास अटेंड नहीं किया था क्या? नहीं हाँ, नहीं सर, वो छूट गया था ना मेरा एलपीपी का शुरू का पार्ट तो। इसीलिए तो ये डाउट पूछ रहा है। जो लोगों ने किया है उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर थीटा नेगेटिव आ जाए, अगर थीटा नेगेटिव आ जाए, एक मिनट रुक जाओ यार, मेरा इंटरनेट कनेक्शन कुछ धोखा दे रहा है। अगर थीटा नेगेटिव आ जाए तो सबसे पहली चीज समझ जाओ कि ये नेगेटिव नहीं है, ये इनफाइनाइट है। सीधा अगर थीटा नेगेटिव है तो इसको इनफाइनाइट ले लो। और आपको पता है कि अगर एक आपका 30 है, एक आपका इनफाइनाइट है, छोटा वाला ही आपके लिए क्या है? फिजिबल है। तो किसको बाहर निकालोगे बे? किसको बाहर निकालोगे? जल्दी बोलो ना यार। 30 वाले में x1 बाहर जाएगा, x1 बाहर जाएगा, s2 अंदर आएगा। अगले इटरेशन टेबल में s2 अंदर आएगा, x1 बाहर जाएगा। तो देखो अगले इटरेशन टेबल में s2 को अंदर कर दिया था, x1 को बाहर कर दिया था, ठीक है ना, और फिर से टेबल बना दिया था।
अच्छा, इस टेबल को बनाने के बाद मैंने क्या देखा कि जो मेरा थीटा था ना उसका दोनों का दोनों वैल्यू Yes, नेगेटिव आ sir. गया। दोनों नेगेटिव आ गया मतलब ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। Yes, अब sir. एक कहने का मतलब है यहाँ पर तो एटलीस्ट एक जगह पे कटिंग हो रही थी, एक एक्सिस पे कटिंग हो रही थी, एक एक्सिस पे फिजिबल रीजन था, दूसरे पे नहीं था। लेकिन आगे बढ़ने में मालूम चला कि दोनों ही एक्सिस में किसी प्रकार की कोई कटिंग नहीं है, मतलब पूरा का पूरा रीजन खुला हुआ है। पूरा का पूरा रीजन कैसा है? Unbounded. समझे मेरी बात को? Yes, sir. देखो, समझना मेरी बात को, ठीक है? बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक काम की बात बता रहा हूँ, बहुत एक काम की बात बता रहा हूँ, एकदम काम की बात बता रहा हूँ। बस कान खोल के सुन लोगे तो तुम लोग समझ जाओगे। मान लो जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है, ये 6x1 plus 8x2 greater than equal to 100, 7x1 plus 12x2 greater than equal to 120। इसको अगर प्लॉट किया, मान लीजिए x1 ले लिया, x2 ले लिया, और इसको अगर प्लॉट किया तो ये ना कुछ ऐसा ऐसा करके बनेगा। ये ऐसा ऐसा करके बनेगा और दोनों ग्रेटर देन था, दोनों ग्रेटर देन था। तो जो फिजिबल रीजन था वो ये ऊपर वाला रीजन था, समझना ना? ये अनबाउंडेड रीजन था, अनबाउंडेड रीजन था, अनबाउंडेड रीजन। तो समझना मेरी बात को, मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर इस टाइप का सॉल्यूशन है और अगर मैं मिनिमाइजेशन करता हूं तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं, ये वाले जो वर्टाइसेस पॉइंट मिले हैं, मिनिमम वैल्यू तो यही कहीं पे आएगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो इनफाइनाइट पे आएगी, क्योंकि जो चौथा पांचवा फिजिबल रीजन था उस तो क्लोज ही नहीं कर पाया मैं, अनबाउंडेड मिल गया। ठीक है ना? सुनते चलना मेरी बात को। तो Z मिनिमम जो है वो इन तीन में से कहीं मिलेगा और जो Z मैक्सिमम है वो मेरे को इनफाइनाइट पे मिलेगा। हम लोगों ने ध्यान से देखना, जब Z मिनिमम कैलकुलेट किया तो Z मिनिमम हमारा आया 205 एट x1 इक्वल टू 15, x2 इक्वल टू 5/4। 205 एट 15, 5/4। सुनना मेरी बात को ध्यान से। मुझे बताओ क्या क्या यहां पर या यहां पर वैल्यूज को चेक करने का कोई मतलब है क्या? नहीं है सर, रीजन में ही नहीं है वो तो। हाँ सर। बहुत बढ़िया बोल दिए बेटा, बहुत बढ़िया बोल दिए। अबे फिजिबल रीजन तो यहाँ पे चालू हो रहा है। यस सर। फिजिबल रीजन तो यहाँ पे अगर कोई गधा यहाँ पे वैल्यू चेक कर रहा है तो उससे बड़ा तो मूर्ख कोई नहीं है, बोलो ना यार। यस सर। यस सर। मतलब कहने का है कि 0,0 तो फिजिबल रीजन में ही नहीं था। हाँ सर। लेकिन देखो, सुनो, देखो, सुनो, ये सिंप्लेक्स वाले गधे ने जो ये पहला टेबल बनाया है, इसमें x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 दोनों ही देखो टेबल में नहीं है। इस पे वैल्यू चेक किया ना? हाँ सर। हाँ। और किया और देखो मेरा ZJ क्या लेके आया, 220m लाया कि नहीं लाया? हाँ सर, इनफाइनाइट ही है तो। जबकि मेरे को पता है ना, Yes, sir. सिंप्लेक्स का जो एल्गोरिथम है वो तो फिजिबल रीजन के वर्टेक्स पॉइंट पे ही वैल्यू चेक करता है, और जब ये फिजिबल रीजन ही नहीं है तो साले ने वैल्यू चेक किया क्यों? जब ये फिजिबल रीजन नहीं है तो वैल्यू चेक किया ही क्यों? सुनो मेरी बात, अगर किसी सिंप्लेक्स टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल नाम की चिड़िया आ जाए, तो मैंने कहा था इस आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोई वजूद नहीं है, जितना जल्दी हो सके लात मार के बाहर निकालना है। और याद Yes, sir. रखना कि जब तक सिंप्लेक्स टेबल के अंदर में बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल है, उस टेबल का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस।
समझे ना? तो जितना भी आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला टेबल है ना, एक टेबल ये, दूसरा टेबल ये, इसमें भी एक ठोक आर्टिफिशियल वेरिएबल है। देखो ये ऊल झलूल एम फैम वैल्यू आ रही है, ये तो हम लोग ऐड किए हैं भैया, प्रॉब्लम में थोड़ी था ये सब। तो जितना ये आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला टेबल है, इस टेबल का कोई औचित्य नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब आर्टिफिशियल वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, देखो यहां आके आर्टिफिशियल वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, मेरे को वैल्यूज मिली है, मेरे को एक प्रॉपर ZJ मिला है, और यही टेबल जो है ये मेरा पहला प्रॉपर टेबल है। इसके पहले जो दो अच्छा। टेबल बनाया था वो सिर्फ इसलिए बनाया था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को लात मार के बाहर कर सकूं, और जैसे ही देखो ये टेबल पे आया, मेरे को मिनिमम वैल्यू मिल गई। सिमिलरली मैक्सिमाइजेशन करते समय भी ये टेबल का कोई मतलब नहीं, 0,0, ये टेबल का भी कोई मतलब नहीं, इसमें भी आर्टिफिशियल वेरिएबल है। इसके बाद जब ये टेबल आया, तब जाके मैंने बोला कि हाँ एक पहला फिजिबल पॉइंट मिला है। उसके बाद जब दूसरा टेबल बनाया इसके बाद, तब पता चला कि अरे यार फिजिबल रीजन तो कहाँ है, खुल गया, अनबाउंडेड हो गया। याद रखना बे, याद रखना, मिनिमम के केस में सॉल्यूशन अनबाउंडेड नहीं था, मैक्सिमाइजेशन के केस में ही सॉल्यूशन क्या था, अनबाउंडेड। Unbounded. समझ गए ना? यस सर। समझ गए ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो हम लोगों ने 3 चीज डिस्कस कर लिया है, 3 ठोक चीज डिस्कस कर लिया है। हमको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, हमको पता है कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब आता है, और हमको ये भी पता है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब आता है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन बेटा तब प्राप्त होगा जब थीटा की वैल्यू सारी की सारे थीटा नेगेटिव हो जाए। एक कुछ काम नहीं चलेगा। अबे देखो देखो, यहाँ पे मेरे को पहला इंडिकेशन मिला था कि एक एक्सिस में कटिंग नहीं हो रही है, एक एक्सिस में हुई है, एक एक्सिस में नहीं हो रही है, समझना मेरी बात को। लेकिन दूसरे ही पल मेरे को ये भी पता चल गया कि दोनों ही एक्सिस में कटिंग नहीं है। जब दोनों एक्सिस में कटिंग नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई, तब जाके मैंने डिक्लेयर किया कि सॉल्यूशन अनबाउंडेड है। समझे? यस सर। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, थीटा सारे के सारे ऑल थीटा जब नेगेटिव आ जाएगा, then only we can consider this as an unbounded solution। और अनबाउंडेड सॉल्यूशन सिर्फ मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम में होगा, मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम में नहीं होगा। नहीं होगा। एक मुद्दे की बात हमने ये भी समझी है कि जितने टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, जितने टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, उस टेबल का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। अब जल्दी से काम अबे जल्दी से काम करो। तुम लोगों को ग्राफिकल मेथड में एक क्वेश्चन कराया था नो सॉल्यूशन वाला, तुम लोगों को ग्राफिकल मेथड में एक क्वेश्चन कराया था नो सॉल्यूशन वाला, यस सर। है ना? वो नो हाँ। सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन जल्दी से निकालो, और उसको तुम लोगों को सिंपलेक्स से सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड वाले क्वेश्चन को तुम लोगों को सिंपलेक्स से सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ताकि जो लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की थी वो लोग तो एटलीस्ट इसको यहाँ से देख के कर पाए। तो मैक्सिमाइज करना था 3x1 प्लस 12x2 को सब्जेक्ट टू 2x1 plus 3x2 less than equal to 30 and 2x1 plus 3x2 greater than equal to 60, x1 comma x2 greater than equal to 0. Take this question. Take this question और जल्दी से धड़ल्ले से बना दोगे, धड़ल्ले से। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड देखना है सर। ले देख,
हो गया सर, चेंज कर दिया। आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया भाई, बिग एम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा।
मैक्सिमाइजेशन है तो माइनस MA1, पहले इटरेशन के लिए यहां से बेसिस S1, यहां से A1। आई होप कि आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे। सर थीटा एक इनफाइनाइट आ रहा है। एक इनफाइनाइट नहीं आ सकता, तो कोई गलती कर रहा है। 30/0 आ रहा है सर। 30/0 आ रहा है, मेरा 30/3 आया है भाई पहला तो। नहीं नहीं सर, दूसरे इटरेशन वाला। कर लो, मैं 1 मिनट कर लूँ बस, पहुंच ही रहा हूँ वहां तक। मैं ये क्वेश्चन मेरा भी पहले सॉल्व किया हुआ नहीं है, कर लेता हूँ मैं भी। x1 x2 का 0 है ना, इसलिए। तो क्या बाहर गया? सर S1 x2 अंदर आएगा, S1 बाहर जाएगा, A1 तो गया ही नहीं। A1 गया ही नहीं। तीन को 1 बनाना है। जीरो 0 10 0 0 इसको 0 बनाना है, एज इट इज लाके माइनस कर रहा हूँ। सर 0 0 -1 -1 130 -2 3 -3 -1 1 -1 -1 1 और 30 30। ZJ आ गया 8 12 8 12 M M -M और -30 M CJ CJ -50 -M
-m0। तो यहाँ तो ऑप्टिमाइज हो गया, अंदर किसको भेजूं? तो 0 वाला नहीं जा सकता? हो जाएगा बे, 0 थोड़ी अंदर जाता है पागल, ये तो ऑलरेडी टेबल में है, x2 और a1 तो ऑलरेडी टेबल में है। हाँ ठीक है सर। यहाँ पे ऑल थीटा ऑल नेगेटिव एंड 0, दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ तक कितने लोग पहुंच गए भाई, जल्दी से बताओ। हो गया सर। यहाँ तक पहुंच गए हो? यस सर। अभी सुनो, इसको जब ग्राफिकल से बनाया था तो कैसा सॉल्यूशन आया था? सर नो सॉल्यूशन आया था, एक का फिजिकल रीजन ऊपर साइड जा रहा था और एक का नीचे, तो कहीं कट पॉइंट ही नहीं था। वेरी गुड, नो सॉल्यूशन आ रहा था। और सिंप्लेक्स तो बोलता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यस सर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, थोड़ी देर पहले आपको एक बात कही थी, जब तक सिंप्लेक्स के टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल रहेगा, कोई औचित्य नहीं क्या है उस इसका। टेबल का कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं है नो सर। सर। तो ये वाला टेबल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पहला इटरेशन। क्या ये दूसरे इटरेशन का कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं। इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ भी आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, और यही वाला टेबल जो है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। तो बेटा आपको समझना ये पड़ेगा कि अगर अगर ऑप्टिमल टेबल में भी आर्टिफिशियल वेरिएबल रह गया तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी फेक है, फर्जी है, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये भी तो आर्टिफिशियल है। अरे बोलो यार। यस यस सर। दैट मीन्स चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो सॉल्यूशन पहचानने का तरीका सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से, अगर ऑप्टिमल टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल रह गया दैट मीन्स दैट प्रॉब्लम इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, आज अपना पीठ थपथपा लो। तुम लोगों ने, कसम से बताऊं मैंने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन में ये वाला चैप्टर पढ़ा पाऊंगा। द ओनली रीजन वाज कि इतना टेबल वेबल बनाना जो है हर किसी की बस की बात नहीं है। लोग तो चालू करते हैं और पढ़ के थोड़ा बहुत जो है सिंप्लेक्स को बंद कर देते हैं, पर हम लोगों ने पूरा का पूरा सिंप्लेक्स एल्गोरिथम अच्छे से पढ़ लिया है। जितने भी 4 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, चारों टाइप के सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से कैसे अपन देख के पहचान के निकाल सकते हैं, वो चारों अपन ने देख लिया है। अभी सही बताओ तो एलपीपी खत्म नहीं हुआ, एक छोटा सा टॉपिक है डुअलिटी करके, वो टॉपिक बचा है, बस उसको भी अब जल्दी से निपटाता हूं और हम लोग जो है अगले चैप्टर पे फिसलेंगे। सबको समझ में आ गया था ना यहाँ तक कि दोबारा किसी चीज को बताने की या समझाने की जरूरत है? सर एक बार मल्टीपल सॉल्यूशन वाला बताना सिंप्लेक्स का। तू मुझे बता कि क्या था। सर वही तो ध्यान नहीं आ रहा, नोट्स में देखना पड़ेगा ऐसा और देखे। कर देता हूँ ये बात। देख, मल्टीपल हाँ सॉल्यूशन के लिए क्या होता था कि देख यहाँ पे ना मेरा ना ऑप्टिमल, हाँ सर, वो जीरो वाला ऑप्शन है सर, जीरो ज्यादा आते थे। एक जीरो एटलीस्ट एक जीरो ज्यादा आ जाएगा। हाँ सर याद आ गया। चलो चलो हेडिंग डाल लो, डुअलिटी इन एलपीपी, डुअलिटी इन एलपीपी, डुअलिटी इन एलपीपी। लिखो रे भैया, लिखो। तुम लोगों को 7 पॉइंट लिखना है, एक एक करके लिखते जाओ। पॉइंट नंबर 1, अरे सॉरी, पॉइंट नंबर 1 के पहले लिखना, पॉइंट नंबर 1 के पहले लिखो, every LPP which is known as primal, every LPP which is known as primal, every LPP which is known as primal has a dual problem. Every LPP which is known as primal has a dual problem, has a dual problem, comma, solution of primal also optimizes the dual
solution of primal also optimizes the dual at the optimal point. Solution of primal also optimizes the dual at the primal point, at the optimal point, at the optimal point. पैरा चेंज करके लिखना, to convert the primal in dual, to convert the primal in dual, to convert the primal in dual, following rules are to be followed. Following rules are to be followed. Following rules are to be followed. पहला, number one, if the primal has n variable, small n variable and m constraints, the dual will have m variable and n constraints. The dual will have m variable and n constraints. दूसरा पॉइंट, second point, the maximization problem in the primal, the maximization problem in the primal will be minimization in dual, will be minimization in dual and vice versa, and vice versa, and vice versa. तीसरा पॉइंट लिखना, maximization problem has all the maximization problem has all the less than equal to type constraint, less than equal to type constraint, and minimization should have all the greater than equal to type constraint, and minimization should have all the greater than equal to type constraints. चौथा पॉइंट लिखना, सर थर्ड पॉइंट रिपीट. maximization problem has all the less than equal to type constraints and minimization problem has all the greater than equal to type constraints. चौथा पॉइंट, the coefficient matrix of the constraint, the coefficient matrix of the constraints of the dual is transpose of primal. The coefficient matrix of the constraints of the dual is the transpose of the primal, is the transpose of the primal. Coefficient matrix
ट्रांसपोज। पांचवा पॉइंट लिखना, द कंस्ट्रेंट्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अरे सॉरी, द कोफिशिएंट्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन the coefficients in the objective function of the primal appears in the RHS of the constraints appears in the RHS of the constraints of dual, appears in the RHS of the constraint of the dual. छठवां पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, RHS of the constraints, RHS of the constraints, RHS of the constraints of the primal, RHS of the constraints of the primal appears in the objective function coefficient, appears in the objective function coefficient, appears in the objective function coefficient of the dual, appears in the objective function coefficient of the dual। और आखिरी सातवां पॉइंट लिखिएगा, सातवां पॉइंट लिखिएगा, all the variables whether in primal or dual, all the variables whether in primal or dual must be non-negative, all the variables whether in primal or dual must be non-negative, must be non-negative। चलो भाई, अब ध्यान से सुनो, एकदम अपने अपने कानों से एकदम चौकन्ने हो जाओ, ठीक है, और एकदम ध्यान से सुनो। क्या बोलता है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं,
5, 10 सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 किए हो 10 किए हो, आई डोंट केयर, उसको इंटू 2 कर दीजिए। आप लोगों ने उतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 5 किए हैं तो 10, 10 किए हैं तो 20। व्हाट डज इट मीन? देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया हो, जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे एक दिया गया है, दिस इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन। कहता है कि ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है इसको कहते हैं प्राइमल प्रॉब्लम या प्राइम प्रॉब्लम। हर प्राइमल प्रॉब्लम का बोलता है कि एक डुअल प्रॉब्लम होता है। डुअल प्रॉब्लम, डुअल का मतलब क्या होता है पता है? डुअल का मतलब ना जुड़वा नहीं होता। सम पीपल थिंक दैट डुअल मींस जुड़वा। डुअल मतलब a completely different identity problem, a completely different identity form। मतलब क्या, जैसे अपन कहते हैं ना कि कुछ लोगों की स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, अपरिचित टाइप। अपरिचित मूवी देखे हो ना बे? उसमें एक सीधा साधा लॉयर रहता है अम्बी, और एक चॉकलेट सुपर हीरो रहता है। हेलो, याद है कि नहीं याद है? नहीं देखी। नहीं देख। अबे अपरिचित नहीं देखे हो? नहीं सर। अरे यार, अपरिचित नहीं देखे हैं तो स्प्लिट पर्सनैलिटी पे और कौन सी अच्छी पिक्चर है यार? तुम लोग स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं जानते क्या? देखो स्प्लिट पर्सनैलिटी ना एक डिसऑर्डर है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल मेंटल बीमारी है, गजनी। जिसमें होता क्या है कि किसी व्यक्ति के अंदर उसकी 2 पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है। अबे अभी वो अभिषेक बच्चन वाला आया था ना अमेज़न में, टीवी सीरीज, वो क्या नाम है उसका? सर वो भी नहीं देखी है सर। भूल भुलैया सर। अबे गजनी देखे हो? हाँ सर हाँ। गजनी में वो क्या करता है आमिर खान, बीच में झटका आता है। नहीं यार, गजनी तो क्या है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पे है। गजनी इज डिफरेंट, ठीक है? स्प्लिट पर्सनैलिटी वाली मूवी और कौन सी है जो फेमस हो और तुम लोग देखे हो? ये बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे ना होता क्या है स्प्लिट पर्सनैलिटी में कि कोई एक व्यक्ति है, वो एकदम नॉर्मल, जैसे आपका कोई भी दोस्त हो, आपको पता है कि वो कैसा बिहेव करता है, कैसी बातें करता है और क्या सोचता है, उसके क्या शौक हैं। लेकिन ना वो जो आदमी है उसको एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगी कि वो ना अपने दिमाग में एक और आइडेंटिटी क्रिएट कर लेगा, जिसका कुछ और नाम होगा, जिसकी कुछ और पहचान होगी, जिसका थॉट प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट होगा, जिसका एक्टिविटी कंप्लीटली अलग होगा। और बीच बीच में ना वो वाले पोर्शन में स्विच हो जाएगा, वापस ओरिजिनल पोर्शन में आ जाएगा, और ये बीच में उसने क्या किया उसको कुछ याद नहीं रहता। ऐसे अक्षय कुमार की भूल भुलैया है ना? अक्षय कुमार की भूल भुलैया, अबे यस यस, वेरी नाइस। उसमें जो वो लड़की रहती है विद्या बालन, तो विद्या बालन का जो रोल है वो स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला रोल है कि बचपन में उसको जो दिक्कतें आई अपने जीवन में, उसके वजह से उसको मेंटल डिसऑर्डर हो गया और उसने 2 आइडेंटिटी क्रिएट कर ली, एक ठोक मंजुलिका वाली और एक ठोक जो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी। समझ रहे हो ना? तो जब वो मंजुलिका बन जाती थी तो उसको पता ही चलता था कि अरे क्या कर रही हूं मैं। उसके पास अचानक से गजब शक्तियां आ जाती थी, गजब सोच होने लगती थी उसकी और पगला जाती थी। तो वैसे ही है कि जो शरीर है वो तो एक है, पर दिमाग जो है वो उस शरीर को 2 अलग अलग तरीके से यूज कर रहा है। तो यहां पर जो बेस है ना, प्रॉब्लम का जो बेस है वो एक ही है, सिचुएशन एक ही है, लेकिन सिचुएशन को देखने का तरीका अलग अलग है।
तो बस बोलता है कि आपके पास ना एक प्राइमल प्रॉब्लम है, उस प्राइमल प्रॉब्लम का ये बेस है, और इसी बेस को यूज करते हुए एक डुअल प्रॉब्लम फेस की जा सकती है, डुअल प्रॉब्लम बनाई जा सकती है जिसका नजरिया कंप्लीटली अलग हो। और बोलता है कि अगर आपने सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो डुअल जो है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से अगर आपने प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो डुअल अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे दो चीजें सीखनी है, एग्जैक्टली कहूं तो तीन चीजें सीखनी है, लेकिन तीसरा वाला जो है वो बेसिकली आपके एप्टीट्यूड स्किल पे डिपेंड करेंगे, वो अलग से सिखाऊंगा नहीं मैं, लेकिन आपको वो अपने लेवल पे समझना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल तो दूंगा। तो जो बेसिक जो तीन चीजें अपने को सीखनी है वो ये है कि नंबर 1, अगर मेरे को कोई प्राइमल प्रॉब्लम दे दी जाए तो उसका डुअल प्रॉब्लम मेरे को फ्रेम करने आना चाहिए। अवनी दे दी जाए तो मंजुलिका बनाने आना चाहिए, प्राइमल दे दिया जाए तो डुअल लिखने आना चाहिए। दूसरा, अगर मैं प्राइमल को सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से सॉल्व कर देता हूं तो डुअल कैसे सॉल्व होता है, उसका सॉल्यूशन सिंप्लेक्स से कैसे मिलेगा, ये आना चाहिए। और तीसरा जो मुद्दे की बात है जिसको आधार मान के चलना है कि देखो कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस आपको मेरे सामने आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, ये तो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, फॉर्मुलेशन ऑफ द एलपीपी है। असल में तो ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि x के पीछे 3 रुपए प्रॉफिट, y के पीछे 4 रुपए प्रॉफिट, x को बनाने के लिए 1a 1b, y को बनाने के लिए 1a 2b, इतना a है इतना b है, कितना x बनाऊं कितना y बनाऊं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो उसको अपन ने क्या किया था कि फॉर्मुलेट करके मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लिया था। वैसे ही यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये जो x1 है, x2 है, x3 है, z है, ये जो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं 3 5 4 7, इनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा, ये किसी ना किसी प्रॉब्लम से उठाए गए हैं। तो अगर मेरे को प्राइमल वाली प्रॉब्लम का सिग्निफिकेंस पता है और मैं प्राइमल वाली प्रॉब्लम का डुअल का फॉर्मुलेशन करके अलग सेट ऑफ इक्वेशंस बनाऊंगा, तो मेरे को अपने बुद्धि से ये पता करना पड़ेगा कि वो जो डुअल वाली प्रॉब्लम है उसके वेरिएबल्स का क्या सिग्निफिकेंस है। देखो बातें तो बहुत कर रहा हूं, एक एक करके करते चलेंगे तो अपने को ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहली चीज तो ये करते हैं कि प्राइमल का डुअल में कैसे कन्वर्जन किया जाए वो देखते हैं। अब देखो प्राइमल का डुअल में कन्वर्जन करने के लिए ये 7 स्टेप्स हैं। वी हैव टू फॉलो ऑल दी 7 स्टेप्स। 7 स्टेप नहीं ये बोलूंगा कि कन्वर्जन के लिए ये 7 थंब रूल है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हर रूल अप्लाई हो जाए, जिसमें जहां जो रिक्वायर्ड है वो अपन को करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया है जिसमें 7 रूल अप्लाई होंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन को अपन ने कन्वर्ट करके देख लिया कैसे करना है, तो फिर बाकी सबको चाय कम पानी। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज क्या बोलता है, सबसे पहली चीज बोलता है कि आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं प्राइमल में, जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो देखो मेरे पास 3 वेरिएबल है, x1 है, x2 है, x3 है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, x1 x2। मैं क्या करूंगा, जल्दी से ना x3 को भी रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। और आपको पता है, आपको पता है क्या, पता है आपको, अबे क्या पता है तुमको, x3 को अगर रिस्ट्रिक्ट करना है, x3 को अगर रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसको किससे रिप्लेस करना है। अबे ये पता है कि नहीं पता है? यस सर। जल्दी से ये काम कर देता हूं। x3 डैश
माइनस x3 डबल डैश तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना क्वेश्चन का? Yes. ग्वालियर में ठंड कैसी पड़ रही है भाई? तेज है सर, आ गई ठंड। यहाँ तो गर्मी पड़ रही है। चलो 2 मिनट में प्रोसीड कर रहा हूँ, 2 मिनट।
चलो सॉरी भाई, भूख लग गई थी, खाने चला गया था कुछ। देखो, तो सबसे पहला काम अपन ने क्या किया था, सब लोग हो ना, सब लोग, बाकी लोग भी चले गए? हेलो, हैं सर। सबसे पहला काम अपन ने क्या किया कि जो वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्ट था उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। दूसरा काम बोलता है ये करो कि अगर आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो आपके जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं आपके, वो सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होने चाहिए। कहता है अगर यहां मिनिमाइजेशन है तो ये जितना भी कंस्ट्रेंट है ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो देखो, पहला दूसरा तो है, तीसरा नहीं है। तीसरे को पहले बना देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये हो गया -7 + 2 प्लस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, ये चौथा वाला कंस्ट्रेंट भी कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, इक्वल टू टाइप है। इसको मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना, इसको मैं दो कंस्ट्रेंट में तोड़ दे रहा हूं। इसको दो कंस्ट्रेंट में तोड़ दे रहा हूं। मैंने क्या किया कि इक्वल टू 5 की जगह, हमें सोच के देखो ना, इक्वल टू मतलब एक लाइन, मैंने इसको दो कंस्ट्रेंट में तोड़ दिया, एक ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया, एक लेस देन इक्वल टू ले लिया। तो जो कॉमन रीजन मिलेगा वो तो क्या मिलेगा, लाइन। लाइन मिलेगी। अच्छा, अब मेरे को सारे के सारे ग्रेटर देन चाहिए थे, ये वाला तो लेस देन हो गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये -10 हो जाएगा ना, -5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ रहे हो ना मेरी बात को, सुनते चलना मेरी बात, ठीक है। तो क्या क्या किया मैंने, सारे वेरिएबल्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसके बाद सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स को मैंने ग्रेटर देन बना दिया, क्योंकि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का था। अगर मैक्सिमाइजेशन होता तो लेस देन बना देते, अगर मैक्सिमाइजेशन होता तो लेस देन बना देते, ठीक है। सुनते चलो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डुअल वाली प्रॉब्लम को लिखना स्टार्ट करूंगा। डुअल वाली प्रॉब्लम को लिखने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि अगर प्राइमल में m वेरिएबल n कंस्ट्रेंट्स हैं, मेरे प्राइमल में कितने वेरिएबल हैं देखो, x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश, 4 वेरिएबल। और कंस्ट्रेंट कितने हैं, 1 2 3, ये वाला 2 में टूट गया, 4 और 5, 5 कंस्ट्रेंट हैं, 4 वेरिएबल हैं। इसका इनवर्स कर दो, डुअल में 5 वेरिएबल 4 कंस्ट्रेंट होंगे, 5 वेरिएबल 4 कंस्ट्रेंट। कैसे लिखूंगा ध्यान दीजिए, बोलता है कि प्राइमल मिनिमाइजेशन है तो डुअल मैक्सिमाइजेशन होगा। मैक्सिमाइजेशन में आप जानते हो सारे कंस्ट्रेंट लेस देन होने चाहिए। ये लिखा है z, मैं यहां लिख लेता हूं w। अब क्या करूंगा ध्यान से देखना, ये 7 दिख रहा है, राइट हैंड साइड कोफिशिएंट ऑफ द कंस्ट्रेंट, प्राइमल का जो कंस्ट्रेंट का RHS है 7, ये 7, ये यहां जा रहा है 7, एक नया वेरिएबल ले लेता हूं y1, फिर ये दूसरा वाला 4 y2, -10
y3 प्लस 5 y4, लास्ट है -5 y5। 5 वेरिएबल आ गए। अब मैं कंस्ट्रेंट्स लिखूंगा। कंस्ट्रेंट कैसे लिखना है? प्राइमल का जो कंस्ट्रेंट्स है उसका ट्रांसपोज करना है। देखो ये जो शुरू के दिख रहे हैं आपको x1 के करस्पॉन्डिंग 3, 6, 7, 1, -1, इसको यूज करूंगा। 3y1 6y2 7y3 प्लस y4 -y5। सारे कंस्ट्रेंट कैसे होने चाहिए? मैक्सिमाइजेशन में लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसका जो ये 7 था, राइट हैंड साइड था, ये यहां गया था, तो इसका जो ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट, ये कहां आएगा? यहां आएगा। तो लिख देता हूं 3। उसके बाद ट्रांसपोज कर रहा हूं तो अब ये वाले को यूज कर रहा हूं। 5y1 प्लस y2 2y3 -2y4 प्लस 2y5 लेस देन इक्वल टू क्या है? -2। आई होप कि आप सब समझ पा रहे हो जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तीसरा लिखता हूं 4y1 3y2 5y4 5y5 लेस देन इक्वल टू 4। लास्ट लिखता हूं -4y1 -3y2 3y3 -5y4 प्लस 5y5 लेस देन इक्वल टू -4। और लिख देता हूं y1 y2 y3 y4 y5 ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो किया क्या वो समझ में आया? क्यों भाई लोग? Yes, यस sir. सर। है ना? तो यही है सारा का सारा तामझाम प्राइमल से डुअल प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने का। प्राइमल प्रॉब्लम दी हो इस तरीके से उसको डुअल में फॉर्मुलेट किया जाता है। कुछ मत करो, एक बार जल्दी से अपने दिमाग में इस पूरे प्रोसेस को रिवाइज कर लो जो मैंने किया। या तो अपनी अपनी कॉपीज में एक बार बिना देखे फिर से इसको लिख लो। सर 3 कैसे आया वो 3y3? 3y3 कहाँ पे? कौन सा सर डुअल में। डुअल में? ये वाला बोल रहा है क्या? हाँ बाय 3 बस आएगा सर। क्या? अच्छा हाँ, सिर्फ y3 आएगा, ये y3 आएगा। ठीक है, हाँ नीचे भी सर। नीचे भी आएगा। और वहाँ तो, हाँ सर। माई मिस्टेक। लो, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं? नो सर, लिखना है। कर लो कर लो।
हो गया सर। एक क्वेश्चन लिखो। सर बस कन्वर्ट करने ही आएगा क्या? नहीं बे, ये तो बस सिखाया है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो, a company makes 3 products. A company makes 3 products, X, Y, and Z. A company makes 3 products, X, Y, and Z. Out of 3 raw materials, A, B, and C. Out of 3 raw materials, A, B, and C, comma, the number of units of raw material, the number of units of raw material, the number of units of raw material and the profit per unit of X, Y, and Z, and the profit per unit of X, Y, and Z is given in the table below. Is given in the table below. टेबल बना दिया हूं, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, मैं आगे का लिखवा रहा हूं, ठीक है। determine number 1, the number of units of X, Y, and Z, the number of units of X, Y, and Z to be produced for maximum profit, to be produced for maximum profit. Second, write the corresponding dual problem. Write the corresponding dual problem and explain its significance. Write the corresponding dual problem and explain its significance. Third, तीसरा, determine the shadow price, or the unit worth of raw material A, B, and C. Determine the shadow price and the unit worth of raw material A, B, and C. अब आप लोग एक काम करेंगे, टेबल तो बना लीजिएगा। टेबल को बनाने के बाद आप लोग सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसके लिए आपको पहले इसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा इक्वेशन के फॉर्म में। उस प्राइमल प्रॉब्लम को लेके पूरा का पूरा सिंपलेक्स एल्गोरिथम से सॉल्व कर दीजिएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ले आइए, और साथ ही साथ जो डुअल प्रॉब्लम है उसको भी फॉर्मुलेट करके लिख लीजिएगा। डिटरमाइन के अंदर में जो पहला 2 पार्ट है ये आप लोग जल्दी से करिए, तीसरा पार्ट मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है, तब तक मैं भी इसको सॉल्व करते चलता हूं। चालू हो जाइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एक बार ग्रेटर देन वाले साइन बताना क्या लगते थे। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोल। अरे वो साइन क्या बताए थे सर ने? काय में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज में साइन बताए थे ना। मिनिमाइज में ये करते हैं कि मतलब जो भी ग्रेटर देन में लेते हैं और मैक्सिमम में मिनिमम वो लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो रहता है। ठीक है, मिनिमाइज में ग्रेटर देन, मैक्सिमम में लेस देन, ठीक है। हाँ। हो गया।
हो गया क्या? तीसरा इटरेशन चल रहा है सर अभी। तीसरा इटरेशन चल रहा है, सभी लोग तीसरे इटरेशन में हैं। अरे कुछ लोग क्लास से गायब हो गए क्या? कौन गायब हो गया? अभिषेक गायब हो गया क्या? अभिषेक तो था ही नहीं सर। एक कोई और था जो गायब हुआ है। राघव। राघव गायब हो गया। अभिषेक क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं। टाइम कितना हो गया यार? 10 बज गए। 9:54. चलो आज यही स्टॉप कर दे। Yes, sir. हाँ सर, क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके रखो। यस सर। कल जो है सेम टाइम 7:50 पे स्टार्ट करते हैं क्लास, कंटिन्यू करेंगे। स्टॉप करता हूँ फिर मैं। यस सर।